विद्यार्थियों, आज हम करेंगे कक्षा 7 गणित प्रकाश का अध्याय 1। हमने जो है वो शुरू किया हुआ है हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं। आज हम करेंगे पेज नंबर 3 पे पता लगाइए। इस वीडियो में हम पेज नंबर 3 और 4 करेंगे। तो सबसे पहले पेज 3 पर पता लगाइए का जो हमें पहला प्रश्न दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार चिंतामणि नगर की जनसंख्या लगभग 75,000 थी। 75,000 1 लाख से कितना कम है? ठीक है, 75,000 क्या बताना हमें, 1 लाख से कितना कम है। और ये किस चीज़ की जनगणना है? ये जो है चिंतामणि का जो नगर है 2011 की जो हमें वहाँ की जनगणना दे रखी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2011 की जो जनगणना है, यह जानने के लिए हम 1 लाख में से जनसंख्या घटाते हैं। यानी कि किस तरीके से करेंगे, 1 लाख में से हम घटाएंगे 75,000, क्योंकि हमें ये बताना है कि जो 75,000 है वो 1 लाख से कितना कम है। तो हमें 1 लाख से 75,000 घटाना पड़ेगा, तो हमारे पास आएगा 25,000। तो 75,000 1 लाख से 25,000 कम है। इस तरीके से आप इसको लिखोगे। इसी तरीके से इसमें जो हमें दूसरा जो हमें यहाँ पे प्रश्न दे रखा है कि वर्ष 2024 में चिंतामणि नगर की अनुमानित जनसंख्या 1,06,000 थी। 1,06,000 1 लाख से कितना अधिक है? पहले हमें क्या बताना था कि 1 लाख से 75,000 कितना कम है। अब हमें क्या बताना है, 1,06,000 1 लाख से कितना अधिक है। वो 2011 की जनगणना थी, ये 2024 की जनगणना है। यह जानने के लिए हम अनुमानित 2024 की जनसंख्या में से 1 लाख घटाते हैं। तो 1,06,000 में से आप 1 लाख को घटा दो तो आपका 6,000 आ गया। तो 1,06,000 1 लाख से 6,000 अधिक है। ठीक है, बस इतना ही इसमें लिखना है। अब यहाँ पे 2011 और 2024 दोनों की जनगणना आ जाएगी। तो 2011 से 2024 तक चिंतामणि नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ी? 2011 में कितनी थी? 75,000। 2024 में कितनी? 1,06,000। तो कितनी बढ़ गई? वृद्धि ज्ञात करने के लिए हम 2024 की अनुमानित जनसंख्या में से 2011 की जनसंख्या घटाते हैं। तो यहाँ पर आ गई 2024 की जनसंख्या, ये आ गई 2011 की जनसंख्या, घटा दो तो 31,000 आ जाएगा। तो 2011 से 2024 तक जनसंख्या में 31,000 की वृद्धि हुई। ठीक है, ये तो हमारे पता लगाइए के तीनों प्रश्न हो गए। अब आगे देखो क्या दे रखा है, बड़ी संख्याओं की अनुभूति। हो सकता है कि आपको इस तरह के रोचक तत्व पता चले हों। गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता की प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई लगभग 180 मीटर है। कहा जाता है, ये तो हमने देख लिया, ये किसका बताया इन्होंने, गुजरात में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक एकता की प्रतिमा बनाई गई है वहाँ पे। और ये भी कहा जाता है कि वो पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई उन्होंने यहाँ पे हमें 180 मीटर दे रखी है। अब ये भी है कि कहा जाता है कि कर्नाटका के कुंजिकल जल प्राप्त लगभग 450 मीटर ऊंचाई से गिरता है। यानी कि जो वाटरफॉल होता है ना, आपको देखो पिक्चर भी दिखा रखी है यहाँ पे। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये किसकी है? ये जो यहाँ पे आपको दिखा रखा है चित्र, ये चित्र है एकता की प्रतिमा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और ये जो है ना, ये कुंजिकल जलप्रपात मतलब जो वाटरफॉल होता है ना, जलप्रपात है ये। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों से क्या पता लगाना है, ये अनुमान लगाएं। यह अनुमान लगा पाना सदैव सरल नहीं होता कि ये माप कितने बड़े हैं, परंतु जब हम उनकी तुलना पहले से परिचित किसी वस्तु के साथ करते हैं तब हमें उनके आकार की बेहतर समझ होती है। जैसे कि आपको अब मैं कह दूं कि सरदार वल्लभ भाई की जो पटेल की जो प्रतिमा है वो एकता की जो प्रतिमा 180 मीटर है। आप वैसे नहीं, आपको वैसे समझ नहीं आएगा कि 180 मीटर क्या है, लेकिन जब आप किसी के साथ इसको कंपेयर करते हो, यानी कि किसी के साथ इसकी जब तुलना करोगे ना, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। ऐसे जब इसकी कुंजिकल का जो ये वाटरफॉल है, जल प्रपात जो है, इसकी जब तुलना करोगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक हमें यहाँ पे बिल्डिंग दे रखी है, इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है कि आइए एक उदाहरण देखते हैं। दाईं ओर दिए गए चित्र को देखिए। ये जो दाईं ओर दे रखा है ना चित्र,
अब ये सोमू 1 मीटर लंबा है। यदि प्रत्येक तल उसकी ऊंचाई का 4 गुना हो तो भवन की अनुमानित ऊंचाई क्या है। यहाँ पे देखो, जहाँ पे ये सोमू खड़ा है इसकी जो ऊंचाई है ना, यहाँ पे बताई हुई है इन्होंने 1 मीटर लंबा है। तो यदि प्रत्येक तल उसकी ऊंचाई, अगर हम नीचे से लेके पूरा ऊपर तक देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सोमू 1 मीटर लंबा है। यदि प्रत्येक तल की उसकी ऊंचाई का 4 गुना हो तो भवन की अनुमानित ऊंचाई क्या होगी। तो हमें यहाँ पर इस पूरे भवन की अनुमानित ऊंचाई बतानी है। यहाँ पे ये बता रखा है, जो ये सोमू यहाँ पे खड़ा हुआ है ये 1 मीटर लंबा है। अब ये 1 मीटर लंबा है तो हमें जो इसकी ऊंचाई है ना, अगर एक इसकी सिर्फ इतनी ऊंचाई बतानी है तो बोला है कि 1 मीटर का 4 गुना कर दो, तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 4 मीटर है। अभी हमें सिर्फ एक की पता चली है, सिर्फ 4 मीटर, लेकिन हमें क्या करना है, पूरे भवन की भी बतानी है। तो यदि प्रत्येक तल उसकी ऊंचाई का 4 गुना हो तो भवन की अनुमानित ऊंचाई क्या होगी। अब यहाँ पे देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। अब 10 को हम क्या करेंगे, अगर 1 4 मीटर है तो 10 कितना हो जाएगा, 10 गुना 4, तो यानी कि 40 मीटर जो है वो इस भवन की क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। कौन ऊंचा है, एकता की प्रतिमा या यह भवन, कितना ऊंचा है। अब बताओ कौन ऊंचा है। अब ये तो जो एकता की प्रतिमा 180 मीटर है, भवन की ऊंचाई 40 मीटर है, तो कौन ऊंचा है, 180 मीटर वाला ऊंचा है ना। तो कौन ऊंचा है, 180 मीटर एकता की प्रतिमा जो है वो ऊंची है। और कितनी ऊंची है, 180 में से 40 को घटा दो तो क्या आएगा, 140 मीटर जो है वो ऊंची है। कौन ऊंचा है, एकता की प्रतिमा के ऊपर ऐसे आप टिक लगा दो। एकता की प्रतिमा 140 मीटर जो है वो ऊंची है, किससे, भवन से। हम देख सकते हैं कि एकता की प्रतिमा की ऊंचाई सोमू के भवन की ऊंचाई से लगभग 4 गुनी है। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो एकता की प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो सोमू की भवन की ऊंचाई से 4 गुना है। कैसे, यहाँ पे हम देखते हैं। अगर जो सोमू का भवन है वो है 40 मीटर, उसका 4 गुना कर दो, 160 मीटर आ गया। और जो एकता की प्रतिमा है वो 180 मीटर है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम देख सकते हैं कि जो एकता की प्रतिमा की ऊंचाई जो है वो सोमू की भवन की ऊंचाई के लगभग 4 गुना है। लगभग है ना, क्योंकि जो सोनू की भवन की ऊंचाई है वो 160 मीटर है और जो एकता की प्रतिमा है वो 180 मीटर है, तो लगभग उसके 4 गुना है। 4 गुना 160 और उसके करीब ही है ना 180, तो इसलिए एकता की प्रतिमा की ऊंचाई सोमू की भवन की ऊंचाई से लगभग 4 गुना है। ये 4 गुना के पास ही पड़ रहा है ना, इसलिए। कुंजीकुल जल प्रपात सोमू के भवन की तुलना में कितना ऊंचा। अब कुंजीकुल की जो यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है 450 दे रखी है और जो सोमू का भवन है वह 40 मीटर ऊंचा है, तो कितना आ गया, 410 मीटर। कितना ऊंचा हो गया ये जो हमारा वाटरफॉल है, कितना ऊंचा हो गया, 410 मीटर। सोमू के भवन में कितने तल होने चाहिए ताकि उसकी ऊंचाई जल प्रपात की ऊंचाई के समान हो जाए। अब जल प्रपात की जो ऊंचाई है ना वो 450 मीटर है और जो सोमू का जो एक तल है, एक तल की कितनी ऊंचाई है, 4 मीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को भाग करके देख लेंगे। तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, एक बचा, यहाँ पे दशमलव लगाया तो यहाँ पर हो गया 4 दूनी, अभी तो ऊपर से 0 उतारा ना, तो यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8, अब 2 बचा, अब यहाँ पे दशमलव आएगा और यहाँ पे 0, तो 4 पंजे 20 हो गया। तो कितना आ गया, 112.5 आ गया। तो 0.5 आ गया तो आधा तल तो बनेगा नहीं, पूरा ही तल बनेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 112 से थोड़ा सा ऊपर ही आया ना, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर उसको सोमू के भवन के कितने तल होने चाहिए, 112 तल अगर होंगे तो उसकी ऊंचाई जो है वो इस जल प्रपात की ऊंचाई के समान होगी। अगर 112 तल होंगे तो 112 लगभग लिख सकते हो आप यहाँ पे, 112 लगभग। अब यहाँ पे देखो, क्या 1 लाख बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ पे ईश्वरप्पा ने रोक्सी और एस्तु से पूछा
1 लाख छोटा है या बड़ा? रोक्सी ने अपना अलग बताया, एस्तु ने अलग बताया। रोक्सी कहती है यहाँ पर कि हमारे पास चावल की 1 लाख किस्में थी, ये बहुत अधिक है। 1 लाख दिन जीने का अर्थ है 275 वर्ष तक जीना। यह वास्तव में एक लंबा समय है। यदि 1 लाख व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर एक रेखा में खड़े हो जाए तो 48 किलोमीटर तक फैल सकते हैं। तो रॉक्सी के हिसाब से 1 लाख बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन एस्तु के हिसाब से इतनी बड़ी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख से अधिक व्यक्तियों की बैठने की क्षमता होती है, इतने छोटे से क्षेत्र में। अधिकांश मनुष्य के सिर पे 80 से 1,20,000 तक जो है वो बाल होते हैं, इतने छोटे से जगह पर। तो मैंने सुना है कि यहाँ मछलियाँ भी कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जो जहाँ एक मादा मछली एक बार में आराम से लगभग 1 लाख अंडे देती है। कुछ तो 1 लाख से 10 लाख के भी अंडे देती है। तो दोनों ने अपना अलग अलग बताया कि उसको रॉक्सी को लगता है कि 1 लाख बहुत बड़ी संख्या है और एस्तु को नहीं लगता। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि 1 लाख बड़ी है या छोटी? संख्याओं को लिखना और पढ़ना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम संख्या को कैसे लिखते और कैसे पढ़ते हैं। देखो आपके सामने यहाँ पे कुछ यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, तो आप इनको कैसे पढ़ोगे? जब भी हम संख्याओं को लिखते या पढ़ते, सबसे पहले हमें उनके अंदर जो है ना अल्प विराम का उपयोग करना आना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ पर जो है अल्प विराम लगा सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक संख्या लिखी जाती है इस तरीके से, तो जब भी हम संख्या लिखते हैं, भारतीय स्थानीय मान जो हमारा होता है उसके अंदर जो है हम पहले 3, ये 3 जो आप अंक देख रहे हो 1 2 3, पहले 3 अंकों के बाद एक अल्प विराम आता है। फिर हर 1-2 अंक के बाद आप अल्प विराम लगा सकते हो, किसमें? भारतीय स्थानीय मान में। ठीक है, तो पहले 3 अंक, अब आप सब में देख लो, पहले 3 अंक के बाद है, फिर 2 के बाद है। देखो पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, ऐसे ही आप आगे 2-2 के बाद लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, तभी आप इसको इस तरीके से लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा। जो पहली 3 अंक होते हैं ना, ये जो होते हैं, जैसे कि हम इकाई, दहाई, सैकड़ा इसमें पढ़ते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद 1000 आता है। तो यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद हमने कोमा लगाया तो हमें पता चल गया कि 3432 है। उसके बाद जो अगला यहाँ पे अल्प विराम आता है वो लाख पे आता है। देखो ये लाख पे, तो 7,63,432 बनता है। ठीक है, ऐसे ही हमें पता चल गया कि अगर यहाँ पे पहला जो दूसरा कोमा है वो लाख पे आता है, दूसरा कोमा लाख पे आता है, दूसरा कोमा लाख पे आता है, तो हम देख के बता सकते हैं 3 लाख है, 3,06,000, 5,04,085, 27,30,000, 70,000, 53, 138। ऐसे आप लिख सकते हो ना, क्योंकि आपको पता चल गया कि जो दूसरा कोमा आ रहा है, पहला जो अल्प विराम आ रहा है वो पहले 3 अंकों के बाद आ रहा है। यहाँ पे लिखा है कि जो पहला अल्प विराम आता है वो 10,000 के स्थान पे आता है। तो पहला अल्प विराम 10,000 पे आया तो आपको ये पता चल गया कि ये 4,000 है, और दूसरा अल्प विराम लाख पे आया तो आपको पता चल गया कि ये 5 लाख है। फिर आप लिख पाओगे ना 5,04,085। तो यहाँ पे जो पहला अल्प विराम है वो 1000 पे आया तो ये 53,000 हो गया, दूसरा लाख पे आया तो 70 लाख हो गया, पहला किस पे आया? 1000 पे आया, 30,000 हो गया, 27 लाख हो गया। तो 27,30,000 आप इसको ऐसे लिख पाओगे। तो देखो कैसे लिखोगे, पहला है हमारा इस तरीके से हमें दे रखा है। तो पहला जो आपका इसमें जो आपका अल्प विराम आया वो आया 1000 पे, दूसरा आया लाख पे, तो आपको पता चल गया ये 3 लाख है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 3,06,000। ठीक है, बस ऐसे ही लिखोगे ना। ऐसे ही दूसरा आपका 5,04,000 यहाँ पर हो गया आपका ये 85। तो आप कैसे लिखोगे इसको? 5 लाख, इस अल्प विराम से ना हमें ये पता चल जाता है कि ये संख्या कहाँ पे है। 5,04,085। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा यहाँ पे? तीसरा है 27,30,000। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, आप यहाँ लिखोगे 27,30,000। ठीक है, 27,30,000। उसके बाद यहाँ पे देखो आगे हमें दे रखा है 70, ये जो डी दे रखा है 70,53,138।
तो कैसे लिखोगे? 70,53,138 ये दे रखा है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न हमें इसमें दे रखा है ना, उसमें हमें हर एक को जो है ना भारतीय स्थानीय मान प्रणाली में लिखना है। तो पहला हमें दे रखा है 1,23,456। हमें क्या दे रखा है? 1,23,456 ये दे रखा है। ठीक है, तो अब 1,00,000 आपको अब ये पता चल गया कि अल्प विराम कहाँ लगता है, ये पता चल गया ना। तो आप कैसे लिखोगे? 456 अगर लिखते हो तो आप ऐसे लिखोगे 456। 23,000 है तो यानी कि यहाँ पे अल्प हज़ार वाला आ गया ना, तो 23,000 यहाँ पे अल्प विराम। अब 1,00,000 है तो यहाँ पर आपका लाख हो गया। ये भी ध्यान रखना, जब आप इसको 1,00,000 लिखो ना तो ये भी देखना कि इसके बाद हमारे 5 अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि 1,00,000 के बाद 5 अंक आने चाहिए, 1,000 के बाद 3 अंक आने चाहिए। तो अगर कोई अंक कम है तो वहाँ पर हम उसकी जगह पे 0 लगाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा 4,07,704। अब ये पहले 704 लिखो, 700 यहाँ पे आप लिखो 704। 704 हो गया। अब क्या है? 7,000, तो यानी कि यहाँ पे 3 अंक हो गए तो कोमा लगा दो, 7,000। अब ये हो गया 7,000। अब 7,000, हज़ार में 3 0 होती है, यानी कि 3 अंक होने चाहिए, तो हमारे यहाँ पे 3 अंक है। उसके बाद है 4,00,000। अब जब 4,00,000 लिखेंगे ना तो लाख में हमारे 5 अंक होने चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने अंक है? 1 2 3 और एक 4 अंक है। कितने अंक होने चाहिए? लाख में 5, तो हम एक 0 लगा देंगे। अब हमारे 5 अंक बन गए। अब हम 4 लिख सकते हैं और लाख पे हम अल्प विराम लगा देंगे। उसके बाद 50,00,000 5,050। 50,00,000 5,050, तो सबसे पहले ये 50 लिख लो। अब हमने लगाना होता है अल्प विराम 1,000 पे, तो हमारे पास अभी 1,000 नहीं है, तो हमें यहाँ पे एक 0 लगा के ये 3 अंक बनाने पड़ेंगे जो 1,000 के होते हैं। अब हम यहाँ पे एक अल्प विराम लगा सकते हैं। अब हम लिखेंगे 5। अब हमारा 5,050 बन गया। अब 50,00,000 लिखना है, तो 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे 50 लिख देती हूँ, तो क्या यहाँ पे मेरे पास 5 अंक हैं? 1 2 3 4 है, तो मुझे एक अंक और लगाना पड़ेगा, तो जाके मेरा ये 50,00,000 5,050 जो है वो बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? उसके बाद जो हमारा डी है वो है 10,235। 10,00,000 लिखना है आपको। पहले 235 लिख लो, 235 लिख लिया, कोमा अल्प विराम लगा दो। अब 10,00,000 है, लाख में हमें 5 अंक चाहिए। कितने हैं यहाँ पे? 3, तो 2 हमें लगाने पड़ेंगे अपने पास से, फिर हम जो है वो 10 लिख पाएंगे। ठीक है, 10,235 हो गया। तो आज हमने पेज नंबर 5 तक किया। अगली वीडियो में हम यहीं से शुरू करेंगे। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।